तो केस स्टडी नंबर हमारी 26 आती है, मिस्टर सुरेश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अर्चना वेंट टू इटली फॉर सम बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड बोट ए फ्लैट देयर। बाहर बिजनेस पर्पज़ के लिए गई और वहाँ पर उसने फ्लैट ले लिया थ्रू आउटवर्ड रेमिटेंस। कोई दिक्कत नहीं, आउटवर्ड रेमिटेंस के थ्रू खरीदा है। वेदर अर्चना कैन होल्ड सच प्रॉपर्टी, हैड सच प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हर इन द स्टेटस ऑफ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो बाहर की है और आउटवर्ड रेमिटेंस के थ्रू उसने कोई चीज़ खरीदी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बिना किसी अप्रूवल के वो होल्ड कर सकती है प्रॉपर्टी जो उसने बाहर जाके पैसे कमाए, बाहर जाके उसने पैसे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया शी कैन होल्ड द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड अब्रॉड। सेकंड पॉइंट कहता है इन द गिवन केस द प्लॉट वाज बॉट बाय मिस्टर सुरेश फ्रॉम हिज इनकम इन हिज मदर नेम। यहाँ गलती कर गया, इसने ना मदर के नेम पे ले लिया। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सिर्फ मम्मी के नाम पे लेना, सिर्फ मदर के नाम पे अगर प्रॉपर्टी खरीदोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको जॉइंटली खरीदनी थी उसके नाम पे। और तरुण एनरी मेड ए प्रपोजल टू मिस्टर सुरेश फॉर द परचेज ऑफ दैट प्लॉट, एडवाइज मिस्टर तरुण विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग ऑफ सच प्लॉट। तो तरुण ने क्या गलती कर दी, तरुण कैन बाय द प्लॉट ओनली द परमिशन ऑफ आरबीआई, नहीं। मिस्टर तरुण कैन बाय द प्लॉट थ्रू नॉर्मल बैंकिंग जनरल इन इंडिया थ्रू आरबीआई परमिशन, नहीं। Tarun can purchase the plot in foreign currency with the permission of RBI. Tarun cannot purchase the plot as his purchase of the plot will be not considered valid. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। तरुण कैन नॉट परचेज द प्लॉट एज दिस परचेज ऑफ द प्लॉट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन खुद अपने आप में बेनामी ट्रांजेक्शन है। अब बेनामी प्रॉपर्टी आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो, बेनामी प्रॉपर्टी आप आगे री ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो एनआरआई क्या कह रहा था तरुण को, वो कहता है, तरुण एनआरआई है, मेरे प्रपोजल दे रहा है सुरेश को कि मेरे को ये प्लॉट चाहिए। प्लॉट क्या, वो तो बेनामी प्रॉपर्टी है, बेनामी प्रॉपर्टी को आप आगे री ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तरुण कैन नॉट परचेज द प्लॉट, तरुण खरीद ही नहीं पाएगा उस प्लॉट को। फॉर मीटिंग और एक्सपेंसिस अब्रॉड अर्चना रेमिटेड $2,80,000। अब भाई 2,50,000 अलाउड होते हैं, अर्चना ने क्या करा 2,80,000 कर लिए, 30,000 ज़्यादा कर लिए। अब कहता है पेनल्टी बताओ, पेनल्टी क्या होती है, 3 गुना पेनल्टी। जितना एक्सेस करोगे 2.5 लाख से उसका 3 गुना आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो अर्चना के ऊपर 3 गुना पेनल्टी लगा दो 90,000 रुपये की। तो आंसर हमारा बी मैच हो रहा है। वेदर देर इज एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड बाय अर्चना USD 2,000 फॉर परचेज ऑफ सम लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट आप खरीद सकते हो, लॉटरी टिकट तो आपकी प्रोहिबिटेड होती है। इसने क्या करा, लॉटरी टिकट खरीद ली, वो तो प्रोहिबिटेड है, कॉन्ट्रावेंट कर दिया आपने। तो क्या कर दिया, देर इज नो कॉन्ट्रावेंशन, गलत है। देर इज यस यस आंसर है अपना। कार्ड हैज़ बीन यूज फॉर ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड। इसने ना वो कार्ड यूज़ करा था, और आप इंटरनेशनल कार्ड यूज़ कर सकते हो फॉरेन एक्सपेंसिस के लिए, बस आपको उससे प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ठीक है। चलो ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन मिस्टर सुरेश हेल्प्ड मैनी ऑफ द बैंक कस्टमर इन एक्सचेंजिंग देयर ओल्ड करेंसी नोट्स विद न्यूली इशूड करेंसी। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, नोट नहीं मिलने बंद हो गए थे, तो एक मिस्टर सुरेश ने क्या करा, बैंक में लगा हुआ था, तो बैंक में कहता है मैं तुम्हारी ओल्ड करेंसी को न्यू करेंसी में एक्सचेंज करवा दूंगा, बदले में कमीशन लूंगा। इज ही लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इफ टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज़। अब इसने गड़बड़ तो कर दी, गड़बड़ तो कर दी, किस किस एक्ट में फंसेगा ये, एक तो ये PML एक्ट में फंसेगा, PMLA में तो फंसेगा, इसने गड़बड़ कर दिया। दूसरा ये IPC कोड में और फंसेगा, इंडियन पैनल कोड में और फंसेगा ये। चेक करते हैं आंसर। सुरेश इज नॉट लाइबल, ये तो अपना गलती हो गया। सुरेश इज लाइबल फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर इंडियन पैनल कोड एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अपना आंसर मैच हो गया बी में। दो गड़बड़ कर दी ना इसने। PMLA तो आप आओगे ही आओगे, देखो मैंने आपको पहले बताया था, PMLA में आप आते हो ना, आप कुछ और एक्ट के अंदर गड़बड़ करके आते हो। पहले आपने किसी और एक्ट में गड़बड़ करी, IPC में आपने गड़बड़ करी, इंडियन पेनल कोड में, अब वहाँ से प्रोसीड्स आ गए आपके पास, गंदा पैसा आपके हाथ में आ गया। जब भी आपके हाथ में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ जाए, गंदा पैसा आपके हाथ में आ जाए, तो PMLA लग जाता है आपके ऊपर। तो PMLA तो लगना ही लगना था, फिर आपने गंदा काम करा कहाँ पे, IPC में, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, तो वो तो लगना ही लगना था आपके ऊपर। इधर ये और लग गया, दोनों लग जाएंगे आपके ऊपर। उसके बाद प्रोवाइड योर ओपिनियन मिस्टर सुरेश bought a plot in the name of mother name. He decided to further lease that plot to foreign company that want to open its licensing office in India. Whether a foreign company can take such immovable property in India. देखो क्या होता है, इसके ऊपर लिमिट होती है अपनी लीज की। वैसे तो क्या कहते हैं, लाइजनिंग ऑफिस इन इंडिया कर सकते हो, फॉरेन कंपनी वांट्स टू एस्टेब्लिश ए लाइजनिंग ऑफिस इन इंडिया, इट कैन नॉट एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉरेन जो है NRI है, वो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी आप खरीद ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप बात आ जाती है जब लीज़ की, तो लीज़ का पीरियड 3 साल से कम का होना चाहिए, 3 साल के कम है तो फिर अलाउड है, अदरवाइज नहीं होता। हम अपना आंसर चेक करते हैं। ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया
इंक्लूडिंग ए फर्म एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल डिजायर्स टू ओपनिंग ए लाइसेंसिंग ऑफिस इन इंडिया हैज़ टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द आरबीआई। अगर आपको इंडिया में प्रॉपर्टी में लेनी है, खरीदनी है कोई, ठीक है, तो आपको आरबीआई की परमिशन लेनी होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस लाइसेंसिंग ऑफिस इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर सेक्शन 6। अब कहता है FEMA provides that without prejudice to the provision of this section RBI में बाय रेगुलेशन प्रोहिबिट कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रेगुलेट कर सकती है एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया ऑफ ए ब्रांच ऑफिस अदर प्लेस ऑफ बिजनेस बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू सच ब्रांच ऑफिस। अगर आपको कोई ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी इंडिया के अंदर करनी है तो हम आपके ऊपर किसी ना किसी टाइप से रेगुलेशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन ये लगा सकते हैं। फर्दर रेगुलेशन 3 ने जो फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट की ये बोलती है, नो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया शैल विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया ब्रांच लाइसेंसिंग ऑफिस प्रोजेक्ट ऑफिस नहीं खोल सकती। इफ द फॉरेन कंपनी वांट्स टू एस्टेब्लिश लाइसेंसिंग ऑफिस इन इंडिया, अगर आप अपना इंडिया के अंदर लाइसेंसिंग ऑफिस खोलना चाहते हो तो इट कैन नॉट एक्वायर इमोरल प्रॉपर्टी। अब आप इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी तो लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन हम आपको रोक रहे हैं, प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, लीज पे लेनी पड़ेगी, लेकिन लीज पे ले सकता है तू अपना ऑफिस यहाँ पे लीज पे ले सकता है और उस लीज का पीरियड 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए लाइसेंसिंग ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया शुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली विद requisite अप्रूवल wherever necessary, that is eligible to take any immovable property on lease in India which is necessary for its activity. All such applicable law, rules, regulation, direction in force and duly complied करने पड़ेंगे। Foreign company can take such immovable property in India on lease provided on above condition as duly satisfied। आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैन मिस्टर सुरेश मदर गिफ्ट द प्लॉट बोट इन हर नेम टू अनु। क्या मदर सुरेश की जो मम्मी है वो गिफ्ट कर सकती है इस प्लॉट को जो उसने अपने नाम से खरीदा था टू अनु को। तो रेगुलेशन 3 आती है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की। ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया या OCI में एक्वायर एनी इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय वे ऑफ ए गिफ्ट फ्रॉम ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज नॉट एग्रीकल्चर एंड फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी। अब देखो आप ना अनु को दे रहे हो, अनु को प्रॉपर्टी दे रहे हो, अनु यहाँ पे क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट को आप प्रॉपर्टी दे रहे हो। अब देखो चाहे तो तुम इधर से देख लो चाहे उधर से देख लो, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास प्रोविजन है कि जो नॉन रेजिडेंट होता है ना वो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। खरीद सकता है, कौन सी नहीं खरीद सकता, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अपने पास ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी थी। इट अपीयर्स फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द केस स्टडी मिस्टर सुरेश मदर इज ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, उसकी मम्मी तो इंडिया के अंदर है, इज इन द नेम ऑफ होम प्लाट वॉज बोट। अनु बीइंग ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बट इंडियन सिटीजन है, कैन एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, गिफ्ट में मैं उसको दे सकता हूँ, मतलब गिफ्ट में उसकी मम्मी उसको दे सकती है, लेकिन बट मिस्टर सुरेश मदर कैन नॉट ट्रांसफर टू सेट प्लॉट टू हर। क्यों, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वेयर प्लॉट बोट बाय सुरेश फ्रॉम इनकम इज बेनामी ट्रांजेक्शन। हमें अभी अपन ने देखा था ना, वो बेनामीदार है, अपनी गिवन स्टडी में उसकी मम्मी के नाम पे जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी ना वो बेनामीदार है। अब बेनामी एक्ट हमारे को ये कहता है कि बेनामीदार आगे फर्दर प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। मिस्टर सुरेश मदर इज ए बेनामीदार, हैंस हर राइट टू रीट्रांसफर प्रॉपर्टी बैक टू द सुरेश एनी अदर पर्सन, किसी को भी प्रोहिबिटेड हो जाएगी बेनामी एक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वैसे तो अलाउड हो जाती है, बस वो प्लांटेशन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी बस। चलो, वेदर द प्रॉपर्टी बोट बाय मिस्टर सुरेश इन द नेम ऑफ मदर कैन बी कंसिडर एज ए बेनामी प्रॉपर्टी, बिल्कुल है, ये तो अभी हमने डिस्कस करा है। और इन केस मिस्टर सुरेश अग्रवाल ट्रांसफर द प्लॉट टू ए थर्ड पार्टी प्रायर टू इशू ऑफ नोटिस सेक्शन 24 बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर। अब ये वाला प्रोविजन क्या होता है, इनिशिएटिंग ऑफिसर आपको शो कुछ नोटिस भेजता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केशन करना है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी बेनामी एक्ट है, हम इसको कन्फिस्केट कर रहे हैं। उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसके बाद आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब मान लो आपने कोई बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अभी तक पकड़ में नहीं आई, ए और बी की ट्रांजेक्शन है। मान लो मैं आपको एग्जांपल में देता हूँ, मिस्टर ए ने बी के नाम से क्या कर रखा है, प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अब बी ने वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र कर दी, अभी तक ये पकड़ में नहीं आई, मिस्टर सी ने गुड फेथ में वो खरीद ली, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, यानी कि सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब गवर्नमेंट नहीं इसको लेके जा सकती, अब गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकती है प्रॉपर्टी, क्योंकि कन्फिस्केशन से पहले है ये। अब यही क्वेश्चन अपने से पूछा है, सुरेश अग्रवाल ने ट्रांसफर कर दिया प्लॉट टू थर्ड पार्टी प्रायर टू इशू शोकॉज नोटिस, अब इसको नोटिस आया नहीं, उससे पहले उसने इशू कर दिया, तो वेदर कन्फिस्केशन ऑफ सच प्रॉपर्टी कैन टेक प्लेस आफ्टर इट हैड टू बी बेनामी बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इसके बाद कर सकते हो आप। चलो क्या करते हैं आंसर, दोनों आंसर चेक करवा देता हूँ आपको। पहले आप मदर वाला देख लेते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजेक्शन, सारा कुछ बता देना, ठीक है। कंक्लूजन, सुरेश इज नॉट हेल्प जॉइंटली, वो जॉइंटली तो खरीदी नहीं, जॉइंटली खरीद लेता ना बच जाता।
एक्सेप्शन टू अप्लाई प्रॉपर्टी जॉइंटली अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल लीनियर एंड डिसेंडेंट फर्दर गिवन के स्टडी द कंसीडरेशन टू एक्सटेंड 30 लाख आउट ऑफ 50 लाख इज ए मेड फ्रॉम द अनअकाउंटेड अनऑथराइज सोर्सेज मेक इट इज बेनामी ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर एज बेनामी प्रॉपर्टी। ये ट्रांजेक्शन तो वैसे ही बेनामी प्रॉपर्टी थी और फर्दर इसने क्या कर दिया 50 में से 30 लाख रुपये तो उसने अनअकाउंटेड अनऑथराइज सोर्सेज से पैसे दिए और वैसे ही बेनामी ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट कर रहे थे एज पर सेक्शन 6 प्रोहिबिशन वाला, नो पर्सन बीइंग ए बेनामी दैट शैल रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिम टू बेनिफिशियल ओनर एनी अदर पर्सन। कर भी दोगे ना नल एंड वॉइड मान ली जाएगी आपकी वो ट्रांजेक्शन। लेकिन सेक्शन 27 आ जाता है यहाँ पे। सेक्शन 27 कहता है नो कन्फिस्केशन ऑर्डर शैल बी पास्ड इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड एक्वायर्ड बाय पर्सन फ्रॉम द बेनामी दैट फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन प्रायर टू इशू ऑफ नोटिस। अरे नोटिस आया ही नहीं अपने पास, नोटिस आया ही नहीं। अब तो सी को पता ही नहीं है बेनामी है, ना बी को पता था, बी ने सी को टपा दी, गुड फेथ में वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कन्फिस्केशन नहीं हो सकता, आपको कन्फिस्केशन पहले करना था या कन्फिस्केशन पहले हो जाए, कन्फिस्केशन के बाद ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कर दी तो नल एंड वाइड हो जाएगी। Hence, in case Mr. Suresh transfer the plot to third party prior to issue notice, then confiscation of such property cannot take place if the said property was acquired by third party for adequate consideration and without his having knowledge of the benami transaction। ये पूरी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। इंस्टीट्यूट आने वाले टाइम में हमारे से मजे ले सकता है, कोई ना कोई लाइन चेंज कर सकता है। लास्ट लाइन इसने क्या बोला है, थर्ड पार्टी फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। थर्ड पार्टी को आपने गुड फेथ में बेची है वो चीज़ और उसको नहीं पता था ये बेनामी ट्रांजेक्शन है विदाउट इज हैविंग नॉलेज ऑफ द बेनामी ट्रांजेक्शन।